हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मल्हार से चौथा चैप्टर हरिद्वार। इस पाठ के प्रश्न उत्तर आज मैं आपको कराने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं पाठ 4 मल्हार हरिद्वार के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। जो भी सही उत्तर के सामने आपको स्टार बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं का क्या अर्थ है। लेखक के अनुसार सज्जन लोग बिना पूछे स्वादिष्ट रसीले फल देते हैं। लेखक फलदार वृक्षों की उदारता को मानवीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं। लेखक का मानना है कि हरिद्वार के सभी दुकानदार बहुत सज्जन थे। लेखक को पत्थर मारकर पके हुए फल तोड़कर खाना पसंद था। तो इसका सही उत्तर है, लेखक फलदार वृक्षों की उदारता को मानवीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। इस कथन से लेखक का कौन सा भाव प्रकट होता है। शारीरिक थकान और मानसिक बेचैनी, आर्थिक संतोष और मानसिक विकास, मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव, सामाजिक सद्भाव और पारिवारिक प्रेम। तो इसका सही उत्तर है मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव। तीसरा प्रश्न है, पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल से बढ़कर था। इस वाक्य का सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष क्या है। संतुष्टि में सुख होता है। सुखी लोग पत्थर पर भोजन करते हैं। लेखक के पास सोने की थाली नहीं थी। पत्थर पर रखा भोजन अधिक स्वादिष्ट होता है। तो इसका सबसे उपयुक्त निष्कर्ष है संतुष्टि में सुख होता है। अगला प्रश्न है, एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। वह प्रसंग किस मूल्य को बढ़ावा देता है। अंधविश्वास और लालच को, मानवता और देश प्रेम को, सादगी और आत्मनिर्भरता को, या फिर स्वच्छता और प्रकृति प्रेम को। तो इसका सही उत्तर है स्वच्छता और प्रकृति प्रेम। अगला प्रश्न है, लेखक का हरिद्वार अनुभव मुख्यतः किस प्रकार का था। राजनीतिक था, आध्यात्मिक था, सामाजिक था या प्राकृतिक था। तो मेरे अनुसार इसके दो ऑप्शन सही हैं। पहला है आध्यात्मिक और दूसरा है प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, पत्र की भाषा का मुख्य लक्षण क्या है। कठिन शब्दों का प्रयोग और बोझिलता, मुहावरों का अधिक प्रयोग, सरलता और चित्रात्मकता, जटिलता और संक्षिप्तता। तो इसका सही उत्तर है सरलता और चित्रात्मकता। अगला प्रश्न है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। पहला प्रश्न था, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। इसका उत्तर मैंने चुना था, लेखक फलदार वृक्षों की उदारता को मानवीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं। क्या कारण था इसका। सज्जन लोग बुरे व्यवहार, पत्थर मारना के बावजूद भी अच्छा ही करते हैं, वैसे ही जैसे वृक्ष पत्थर मारने पर भी फल देते हैं। दूसरा प्रश्न था, वैराग्य और भक्ति का उदय होता है, और मैंने इसका उत्तर चुना था मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव। इसका कारण था, वैराग्य और भक्ति दोनों मन की शांति और भगवान से जुड़ने की भावना जगाते हैं। इसमें ना पैसा है ना थकान, बल्कि शांति और अध्यात्म का अनुभव है। तीसरा प्रश्न था, पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल से बढ़कर था। इसके लिए मैंने उत्तर चुना था संतुष्टि में सुख होता है, और इसका कारण था, लेखक बता रहे हैं कि भोजन कहाँ और किस थाली में किया गया ये मायने नहीं रखता। असल सुख भोजन से मिलने वाले संतोष और मन की खुशी में है। अगला प्रश्न था, गंगा जी के तट पर पत्थर पर भोजन करना, और मैंने इसका उत्तर चुना था स्वच्छता और प्रकृति प्रेम। इसको चुनने का कारण था, लेखक प्रकृति के बीच साफ सुथरे वातावरण में भोजन करते हैं। इससे
प्रकृति से जुड़ाव और स्वच्छता का महत्व सामने आता है। 5वां प्रश्न था लेखक का हरिद्वार अनुभव, और मैंने इसके 2 उत्तर चुने थे। पहला था आध्यात्मिक और दूसरा था प्राकृतिक। कारण क्या था? हरिद्वार में गंगा नदी है, साधु संत हैं, और वहाँ का जो वातावरण है भजन कीर्तन आरती का, वो आध्यात्मिक अनुभव देता है। साथ ही प्राकृतिक सुंदरता भी वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो उसका भी आनंद ले सकते हैं। इसलिए दोनों ही उत्तर सही है। 6ठा प्रश्न है पत्र की भाषा का मुख्य लक्षण क्या है, और मैंने इसका उत्तर चुना था सरलता है और चित्रात्मकता है। इसका कारण ये था कि लेखक की भाषा कठिन या फिर जटिल नहीं है, वह बहुत सरल है और इतनी चित्रात्मक है कि पढ़ते पढ़ते हमारी आंखों के सामने वही गंगा जी के दृश्य आने लगते हैं। अगला प्रश्न है पाठ से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आपस में चर्चा कीजिए और इनके उपयुक्त संदर्भों से इनका मिलान कीजिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हुए और यहाँ इनके संदर्भ मतलब एक तरह से अर्थी होते हैं, तो हमें इनका मैच करना है, मिलान करना है। पहला है हरिद्वार। हरिद्वार का मिलान होगा, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, नंबर 3 के साथ। दूसरा है गंगा। गंगा का मिलान है नंबर 5 के साथ। ये भारतवर्ष की एक प्रधान नदी है जो हिमालय से निकलकर लगभग 1560 मील पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अनेक नाम हैं, जैसे भागीरथी, त्रिपथगा, अलकनंदा, मंदाकिनी और सुरनदी आदि। तीसरा है भगीरथ। भगीरथ का मिलान होगा नंबर 6 के साथ। ये अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। कहा जाता है कि ये घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए गंगा का नाम भी भागीरथी है। चौथा है चंडिका, और चंडिका का मिलान है नंबर 1 के साथ। मान्यताओं के अनुसार दुर्गा का एक रूप, जिसे चंडिका कहते हैं। नंबर 5 पर हमें दिया हुआ है भागवत, और भागवत का मिलान होगा नंबर 2 के साथ। ये 18 पुराणों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध एक पुराण है। इसमें अधिकांश श्री कृष्ण संबंधी कथाएं हैं। अगला है 6 दालचीनी। दालचीनी का मिलान होगा नंबर 4 के साथ। यह एक पेड़ का नाम है। यह दक्षिण भारत में बहुतायत से मिलता है। इस पेड़ की सुगंधित छाल दवा और मसाले के काम में आती है। इसे दारचीनी भी कहते हैं। तो ये सभी के मैच यहाँ पर कर दिए हैं। अगला प्रश्न है पाठ से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने 2-2 निष्कर्ष दिए गए हैं, एक सही है और एक भ्रामक है। अपने समूह में इन पर विचार कीजिए और उपयुक्त निष्कर्ष पर सही का चिन्ह लगाइए। जो निष्कर्ष आपको सही लग रहा है उस पर राइट लगाना है आपको। तो यहाँ पर हमें पंक्ति दी गई है और यहाँ निष्कर्ष दिया गया है। पहली पंक्ति है पर्वतों पर अनेक प्रकार की बल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहलहा रही है, और इसका सही मिलान है लताओं का फैलना सज्जनों की शुभ इच्छाओं की तरह सौम्यता और सुंदरता को दर्शाता है। नंबर 2 है बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं, और साधुओं की भांति घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। इसका सही निष्कर्ष है वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है जो हर मौसम को सहते हुए तपस्या करते हैं। तीसरा वाक्य है इन वृक्षों पर अनेक प्रकार के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं, और इसका सही निष्कर्ष है यहाँ के पक्षी प्रकृति में सुरक्षित अनुभव करते हैं, इसलिए वे निडर होकर कल्लोल करते हैं। चौथा वाक्य है जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी वैसा ही है मानो चीनी के पन्ने को बर्फ में जमाया हो। तो इसका सही निष्कर्ष है गंगा जल की ठंडक और मिठास का अनुभव बहुत मनोहारी है। 5वां वाक्य है एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। इसका सही निष्कर्ष है लेखक ने गंगा के समीप बैठकर भोजन किया, जिससे उनकी प्रकृति से निकटता झलकती है। 6ठा और अंतिम वाक्य दिया हुआ है निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। तो इसका सही निष्कर्ष है लेखक चाहता है
कि पत्र को महत्व देकर कहीं स्थान दिया जाए, यानी इसे पढ़ा जाए और संजोया जाए। अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और उन्हें लिखिए। और पहली पंक्तियां हैं, यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है, जिसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि ये ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है। इसका क्या अर्थ है? कुशा कहते हैं एक प्रकार की घास को। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि हरिद्वार की कुशा यानी घास बहुत खास होती है, उसमें दालचीनी और जावित्री जैसी मीठी सुगंध आती है, और ये सुगंध हमें बताती है कि ये भूमि साधारण नहीं बल्कि पवित्र और पुण्यमयी है। इतनी पवित्र है कि यहाँ की जो सामान्य सी घास है उसमें से भी दिव्य सुगंध आती है। दूसरी पंक्तियां हैं, आहा इनके जन्म भी धन्य हैं, जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। फल फूल गंध छाया पत्ते छाल बीज लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? इन पंक्तियों में वृक्षों की महिमा बताई गई है। लेखक कहता है कि वृक्ष इतने परोपकारी हैं कि वे फल फूल छाया पत्ते लकड़ी बीज छाल और जड़ सब कुछ देते हैं, यहाँ तक कि जलने के बाद उनकी राख और कोयला भी लोगों के काम आते हैं। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए और फिर लिखिए। क्या कहो है, और संपादक महाशय मैं चित्त से तो अब तक वही निवास करता हूँ। लेखक का ये वाक्य क्या दर्शाता है? क्या आपने कभी किसी स्थान को छोड़कर ऐसा अनुभव किया है? कब कब? तो आपको संकेत दे रखा है किसी स्थान से लौटने के बाद भी उसी के विषय में सोचते रहना। ये इस प्रश्न के उत्तर के लिए संकेत है। ये वाक्य बताता है कि लेखक का हरिद्वार से गहरा भावनात्मक रिश्ता है। वह भले ही शारीरिक रूप से किसी और स्थान में हो, लेकिन उनका दिल और उनका मन अब भी हरिद्वार की पवित्र और सुगंधमयी धरती में रमा हुआ है। हाँ, मैंने भी किसी स्थान को छोड़कर ऐसा ही अनुभव किया है। एक बार मैं जयपुर गया था। वहाँ के किले हवेलियाँ और ऐतिहासिक इमारतें देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। जब मैं वापस घर लौटा तो मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरे दिमाग से जयपुर की सुंदर छवि निकलती ही नहीं थी। ऐसा लगता था मानो मेरा शरीर तो घर पर है, लेकिन मन अब भी जयपुर की गलियों और महलों में घूम रहा है। जब जब मैं किसी रमणीक स्थान पर गया, लौटने के बाद हमेशा ऐसा ही अनुभव हुआ। दूसरा प्रश्न है, पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। लेखक का यह कथन आज के समाज में कितना सच है? क्या अब भी ऐसे संतोषी लोग मिलते हैं? अपने विचार उदाहरण सहित लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं बीच में वीडियो को रोक करके आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, मम्मी पापा से, पड़ोसियों से, जिससे भी हो सके दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन 1000 होना बहुत ज़रूरी है। अक्टूबर में मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। अभी तक मैं 350 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रही हूँ। मुझे आप सब लोगों के कोऑपरेशन की ज़रूरत है। प्लीज़ दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के छोटे, स्पष्ट और सरल भाषा के प्रश्न उत्तर आपके लिए वीडियो में बनाती रहूँगी, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल सकें इस वीडियो के माध्यम से। आप अपनी तरफ से कोई भी कमेंट वीडियो में छोड़ सकते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत आपको है या आप मुझसे जो भी बात करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन के बिना
मैं आपकी बातों को नहीं समझ पाती हूँ और हो सकता है कि आप भी मुझसे कुछ और उम्मीद कर रहे हो। उस उम्मीद पर खरे उतरने के लिए मुझे आपका एक प्यारा सा कमेंट चाहिए होता है। अपना नाम लिखें, कमेंट लिखें, मैं वीडियो में आपके नाम लेती हूँ, अनाउंस करती हूँ और आपके कमेंट को शो भी करती हूँ। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स से भी कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके स्कूल के सब बच्चों को पता चले कि दुर्गा पाल मैम ये NCERT बुक्स के वीडियोस बनाती है हिंदी के, जिसमें सरल, स्पष्ट और छोटे उत्तर रहते हैं ताकि आपको पढ़ने, याद रखने और एग्ज़ाम में लिखने में सुविधा हो सके। थैंक यू। आज के समाज में ये बात पूरी तरह सच नहीं कही जा सकती। कुछ लोग सचमुच सादगी और संतोष के साथ जीवन जीते हैं, खासकर गांव या पहाड़ी इलाकों में रहने वाले साधु, किसान और कुछ शिक्षक। वे कम साधनों में भी प्रसन्न रहते हैं, लेकिन अधिकांश लोग केवल ऊपर ऊपर से संतोष दिखाते हैं, जबकि अंदर ही अंदर वो असंतोष और अधिक पाने की इच्छा रखते हैं। अगला प्रश्न है, मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। ये स्थान उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। आपके विचार से लेखक ने उस स्थान को टिकने योग्य क्यों कहा? उस स्थान में कौन कौन सी विशेषताएं होंगी जो उसे टिकने योग्य बनाती हैं? संकेत में आपको दे रखा है केवल आराम, सुविधा या कोई और कारण भी। लेखक ने दीवान कृपाराम के बंगले को टिकने योग्य इसलिए कहा क्योंकि वह हरिद्वार जैसे पवित्र और सुंदर जगह पर था। गंगा नदी का प्रवाह, धार्मिक वातावरण, शांति और प्राकृतिक सुंदरता इसे आराम और सुकून देने वाला बनाते थे। इसी कारण लेखक ने इसे टिकने योग्य माना। अगला प्रश्न है, फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इस वाक्य के माध्यम से आपको वृक्षों के महत्व के बारे में कौन सी बातें सूझ रही हैं? उत्तर है, इस वाक्य से पता चलता है कि वृक्ष जीवन भर उपयोगी होते हैं। वे फल, फूल, पत्ते, लकड़ी, छाल, बीज और जड़, इससे तो मनुष्य का हित यानी फायदा, लाभ करते हैं। जलने के बाद भी कोयला और राख के रूप में काम आते हैं। वो न केवल संसाधन देते हैं बल्कि छाया और शांति देकर परोपकार का आदर्श भी प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना से। यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे पर्वतों से घिरी है। कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार में हैं। आप वहां क्या क्या करना चाहेंगे? यदि मैं हरिद्वार जाऊं तो सबसे पहले हर की पैड़ी पर गंगा स्नान कर आत्मिक शांति अनुभव करूंगी। शाम को गंगा आरती में भाग लेकर दीपों की जगमगाहट और मंत्रों की गूंज का आनंद लूंगी। मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर के दर्शन करूंगी और स्थानीय व्यंजन जैसे कचौड़ी, जलेबी का स्वाद चखूंगी। बाजार से रुद्राक्ष और गंगा जल की बोतलें स्मृति के रूप में यानी यादगार के रूप में खरीदूंगी। अंत में गंगा किनारे बैठकर बहते हुए जल और ठंडी हवा में समय बिताना मेरे लिए सबसे सुखद अनुभव होगा। अगला प्रश्न है, जल के छल के पास ही ठंडे ठंडे आते थे। कल्पना कीजिए कि आप गंगा के तट पर हैं और पानी की छींटें आपके मुंह पर आ रहे हैं। अपने अनुभवों को अपनी कल्पना से लिखिए। मैं गंगा तट पर बैठा हूँ, ठंडी हवा चेहरे को छू रही है और जल की लहरों के हल्के छींटे मुझ तक आ रहे हैं। इन छींटों की ठंडक से मन को ताजगी और आत्मा को शांति मिल रही है। ऐसा लग रहा है मानो माँ गंगा मुझे अपने आशीर्वाद से भिगो रही है। अगला प्रश्न है, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। यदि पेड़ पौधे सच में मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगे तो क्या होगा? यदि पेड़ पौधे मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगे तो वे अपनी इच्छाएं और भावनाएं व्यक्त करेंगे।
शिकायत करेंगे कि हमने उन्हें बिना वजह क्यों काटा। वे फल देने से पहले हमसे पानी और खाद मांगेंगे, देखभाल करवाएंगे। जंगलों में पेड़ों की अपनी पंचायत होगी, मीटिंग्स होंगी और गमलों में रहने वाले पौधे माली से रोज कहेंगे कि हमें बड़ी जगह पर लगाओ, ये छोटे छोटे गमलों में क्यों लगाया हुआ है। वे हमसे कहेंगे कि हम ऑक्सीजन देते हैं ना, तो बदले में हमारी रक्षा भी करो। अगला प्रश्न है, यहाँ पर श्री गंगा जी दो धारा हो गई है, एक का नाम नील धारा है और दूसरी श्री गंगा जी ही के नाम से। इस पाठ में गंगा शब्द के साथ श्री और जी लगाया गया है। आपके अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? गंगा शब्द के साथ श्री और जी लगाने का उद्देश्य उसका सम्मान और श्रद्धा प्रकट करना है। लेखक ने इसे इसलिए लिखा क्योंकि गंगा को देवी रूप में माना जाता है और इससे भाषा में भक्ति और भावनात्मक जुड़ाव भी दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार एक श्रवण बाधित, मतलब जो सुन नहीं सकते हैं, या फिर दृष्टि बाधित या जो देख नहीं सकते हैं, व्यक्ति के साथ गए हैं। उसकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। उत्तर है, श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए आवश्यक जानकारी लिखित रूप में देनी चाहिए उन लोगों को जो भी जानकारी देनी, क्योंकि वो तो सुन नहीं सकता है, जैसे आरती का समय, दर्शन स्थल, भोजन आदि की जानकारी। दूसरा है कि सांकेतिक भाषा या मोबाइल ऐप की मदद ले सकते हैं उनके साथ जाने के लिए। भीड़ में हमेशा साथ रखें, आपातकालीन संपर्क जानकारी भी अपने साथ में रखें। अब अगर हम किसी देख ना सकने वाले व्यक्ति के साथ जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? हाथ पकड़कर या कंधे पर हाथ रखकर सुरक्षित चलाएं। गंगा की लहरों, मंदिर की घंटियों और आरती के संगीत को सुनने के लिए उन्हें प्रेरित करें। मंदिर की दीवार, जल, फूल आदि उनको छूने दें और वातावरण का वर्णन करते रहें कि सामने ये है, इधर ये है, का वर्णन भी करते रहें। इससे उनकी यात्रा सुरक्षित भी रहेगी और सुखद भी बनती है। अगला प्रश्न है, लिखें संवाद। मेरे संग कल्लू जी मित्र भी परमानंदी थे। लेखक और कल्लू जी के बीच हरिद्वार यात्रा पर एक काल्पनिक संवाद लिखिए। लेखक, कल्लू जी, ये हरिद्वार कितनी सुंदर जगह है, देखिए ये हरित पर्वत और गंगा का निर्मल जल। कल्लू जी, सच में मित्र, यहाँ की शांति और वातावरण ही हमें भीतर से प्रसन्न कर देता है। लेखक, क्या आप सुबह गंगा स्नान के लिए चलेंगे? कल्लू जी, हाँ चलना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे हरि की पैड़ी पर स्नान से आत्मा शुद्ध हो जाती है। लेखक, और शाम को गंगा आरती भी अद्भुत अनुभव देती है। दीपों की रोशनी और मंत्रों की ध्वनि मन को सुकून पहुंचाती है। कल्लू जी, बिल्कुल। इसके बाद मंदिर दर्शन और स्थानीय व्यंजन भी चखना चाहिए। लेखक, सही कहा कल्लू जी, इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए हर क्षण का आनंद लेना होगा। अगला प्रश्न है, ये भूमि तीन ओर सुंदर हरे पर्वतों से घिरी है। लेखक और प्रकृति के बीच एक कल्पनात्मक संवाद तैयार कीजिए जैसे पर्वत बोल रहे हों। लेखक, वाह, ये हरे भरे पर्वत कितने सुंदर हैं। हरियाली और ठंडी हवा मन को कितना सुकून देती है। पर्वत, धन्यवाद लेखक, हम तुम्हें अपनी छाया और ठंडक दे रहे हैं ताकि तुम हमारे सौंदर्य का आनंद ले सको। लेखक, आपकी चोटी और घाटियां देखकर लगता है जैसे समय यहाँ रुक गया हो। पर्वत, यही तो हमारी शक्ति है, हम तुम्हें स्थिरता और शांति का अनुभव कराते हैं। लेखक, आपकी हरियाली और ठंडक मेरे मन को शीतल कर रही है। पर्वत, और यही हमारा उपहार है, प्रकृति की छाया, गहरी शांति और हरियाली, ताकि तुम हरिद्वार में हर पल को यादगार बना सको। तो बच्चों, ये थे आपके क्लास 8 मल्हार का चौथा पाठ हरिद्वार के प्रश्नोत्तर। इसके बाद के प्रश्नोत्तर कुछ भाषा से प्रश्नोत्तर रह गए हैं जो कि मैं अगली वीडियो में आपको दूंगी।
मैं इसी तरह से करती हूँ क्योंकि मल्हार में जो अभ्यास है वो बहुत लंबा है और वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं आपके अभ्यास का आधा हिस्सा एक वीडियो में देती हूँ पार्ट 1 और आधा हिस्सा दूसरी वीडियो में देती हूँ पार्ट 2 करके, और दोनों ही वीडियो में एक दूसरे के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ ताकि आपको सुविधा हो जाए दूसरी वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ तक के प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिए हैं और इसके बाद के प्रश्न आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं, और इससे पहले कर दीजिए आप 4 काम। वीडियो को लाइक कर दीजिए, 2 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दुर्गा पाल मैम की क्लास को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही इसका पार्ट 2 आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब चलते हैं और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.